नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 22 नवंबर और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट खबर है हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट देख लेते हैं। कोट है, मुश्किलें वो चीजें होती हैं जो हमें तब दिखती हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य से हट जाता है। और ये कथन है हेनरी फोर्ड का। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन थे ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मध्य प्रदेश। और आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं, जहां हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया है। और अब इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करते हैं पहली न्यूज के साथ। न्यूज क्या है? सेंटर नोटिफाइज 4 न्यू लेबर कोर्स, और ये आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो न्यूज क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने 4 प्रमुख श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया है, और वो 4 नए श्रम संहिता कौन कौन से हैं एक बार हम उनको देख लेते हैं। तो पहला है वेतन संहिता 2019, दूसरा है औद्योगिक संबंध संहिता 2020, तीसरा है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और चौथा है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता 2020। और इसी के साथ ये जो 4 नए श्रम संहिताएं हैं उसको भारत में एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में लागू किया है। और ये जो है इसने जो पुराने संहिता थे, कुल 29 पुराने संहिता और बिखरे हुए जो श्रम कानून है वो उनका ये स्थान लेगी। और 1930 से 50 के दशक से जो भी लागू हैं उनको एक साथ समेटकर एक नया श्रम ढांचा बनाया गया है। अब ये समझ लेते हैं कि ये जो 4 नए श्रम संहिता लागू हैं इसमें बदला क्या है, यानी क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसमें पहली बार गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को परिभाषित किया गया है। इसी के साथ महिला श्रमिकों के अधिकारों की और सुरक्षा का विस्तार किया गया और साथ ही उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति भी दी गई है। लैंगिक वेतन समानता यानी जेंडर पे इक्वालिटी का वादा किया गया, यानी कि महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। साथ ही साथ सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार होगा, जैसे कि पीएफ जैसी फैसिलिटी मिलेगी। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान की वैधानिक गारंटी है, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनको समय पर वेतन भुगतान किया जाएगा। और इसके साथ निश्चित अवधि के रोजगार दिए जाएंगे, जिसमें कि संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर्मियों जैसे सभी लाभ दिए जाएंगे। स्वास्थ्य बीमा को लेकर के जो भी स्थायी कर्मचारी हैं उनको जो लाभ दिए जाते हैं, वही संविदा कर्मचारियों को भी लाभ दिए जाएंगे। हालांकि इसे आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा श्रम सुधार कहा गया है, जो कि श्रमिकों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। और इसी के साथ सरकार का ये मानना है कि इसने जो भी परिवर्तन किए हैं ये रोजगार, सुरक्षा और व्यापार करने में आसानी के लिए एक क्रांतिकारी नींव साबित हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है, जैसे कि ट्रेड यूनियन है, उनका मानना ये है कि ये जो 4 नए श्रम कोड आए हैं ये मजदूरों के विपरीत हैं, उनके अधिकारों के विपरीत हैं, और ये सिर्फ कंपनीज का ही समर्थन करते हैं, कंपनीज को ही फायदा पहुंचाते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो पुराने अधिकार जो थे श्रमिकों के पास, उनमें भी ये कटौती कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ट्रेड यूनियन है उनका ये भी आरोप है कि जो पूंजीपति हैं उनको लाभ पहुंचेगा ये जो नए 4 श्रम संविधाएं हैं। और इसी के साथ जो एम्प्लॉयज का शोषण हो रहा था उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ इस श्रम संहिता के लिए कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते अपनी अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है IF तेजस जेट क्रैशेस ड्यूरिंग डेमो फ्लाइट एट दुबई एयर शो, पायलट किल्ड। और ये जो आपका टॉपिक है वो आपका जीएस पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। तो न्यूज क्या है वो देख लेते हैं। दुबई एयर शो में भारत का तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और दुर्घटना में पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल की मौत हो गई है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले थे। बात करें इस दुर्घटना की, तो ये जो दुर्घटना है वो लगभग 2 बजे के आसपास मखदूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई थी, जो कि एयर शो का स्थल था। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रही, जिसमें कि आपने देखा होगा कि जेट विमान जो है वो जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ते हुए अपना नियंत्रण खो देता है और टकराता है और आग पकड़ लेता है। और आग की जो लिपट होती है उसमें गिरने से पहले कुछ दूर तक फिसलते हुए विमान को दिखाया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये क्षेत्र का सबसे बड़ा एयर शो था, जो कि 17 से 22 नवंबर तक आयोजित किया गया। और शुक्रवार को अंतिम दिन था इसका, और शुक्रवार को ही ये घटना देखने को मिली है। इस क्षेत्र के प्रदर्शन में वाणिज्यिक विमान, सैन्य विमान, यूएवी, ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। इनका सिर्फ प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना के दल में 3 तेजस लड़ाकू विमान और चालक दल के सदस्य
शामिल थे और विभिन्न देशों की लगभग 100 वायुसेना टीमें भी इसमें शामिल थीं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते तो एक बार तेजस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो तेजस की पहली उड़ान की बात करें तो इसकी पहली उड़ान 4 जनवरी 2001 को की गई थी और अवधारणा इसकी 1984 में की गई थी। हल्के लड़ाकू विमान यानी LAC की इसकी अवधारणा कब की गई थी? 1984 में। इसी के साथ स्वदेशी 4.5 पीढ़ी का एकल इंजन बहुउद्देशीय हल्का लड़ाकू विमान जिसे कि LCA भी कहा जाता है, इसे मई 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने नाम दिया था तेजस, और इस लिहाज से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। हालांकि ये जो घटना हुई है वो हाल के वर्षों में दूसरा तेजस हादसा है। इसके पहले 12 मार्च 2024 को तीनों सेनाओं के अभ्यास के बाद जैसलमेर के पास एक सिंगल इंजन तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली न्यूज को देख लेते हैं। न्यूज है मोदी मीट्स ऑस्ट्रेलियन PM डिस्कशन कॉपरेशन इन ट्रेड डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ये आपके GS पेपर 2 IR और GS पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो न्यूज क्या है वो समझ लेते हैं। तो मोदी और ऑस्ट्रेलियन PM की मुलाकात तो हुई है और क्या क्या बातें हुई हैं ये सब हम विस्तार से समझ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यानी बीते दिन जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। और आपको बता दें G20 शिखर सम्मेलन से पहले जोहान्सबर्ग में इन्होंने मुलाकात की, जिसमें कि प्रमुख चर्चा क्षेत्र भी देख लेते हैं। तो इन्होंने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर बातचीत की, महत्वपूर्ण खनिजों पर साझेदारी की भी बातचीत की, साथ ही साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने पर भी चर्चा की गई थी। और इसी के साथ G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बात कर लेते हैं। तो PM मोदी वहां पर वक्तव्य देंगे यानी बातचीत करेंगे और इस वर्ष की थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता है। इसके साथ ही जोहान्सबर्ग में कई द्विपक्षीय बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें कि IBSA यानी कि भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन में भी भारत की भागीदारी हो सकती है, प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी हो सकती है। इस लिहाज से ये जो चर्चा का विषय है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो दोनों नेता हैं इनके बीच व्यापार रणनीतिक साझेदारी को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में इन्होंने ये पूरी बातचीत की, ये सारे पक्षों पर चर्चा की गई। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है रूपी गोज इनटू फ्री फॉल स्लिप्स अंडर 89 ओवर ट्रेड कंसर्न्स, यानी रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा विश्लेषकों ने ये कहा है कि रुपया जो है वो अब तक के 3 महीने में सबसे बड़ी गिरावट इसमें देखी गई है और ये डॉलर के मुकाबले इसकी जो रुपए की वैल्यू वो 89.6650 हो गई है, जो कि पहले 88.6850 था। अब इसमें गिरावट की बात करें कि रुपए में इतनी तेजी से गिरावट क्यों हो गई है, तो इसके कुछ बिंदु उनको भी हम समझ लेते हैं। वैश्विक और घरेलू शेयर बाजारों में नकारात्मक संकेत मिले हैं, जिसमें कि बड़े निवेशक सतर्क हो गए और उन्होंने बिक्री बढ़ा दी, जिसकी वजह से मार्केट में काफी दबाव बना हुआ है। खास करके क्रिप्टो करेंसी और AI लिंक टेक शेयरों में भारी बिकावली देखने को मिली है और निविदा जैसे तकनीकी कंपनियों के शेयरों में उतार चढ़ाव हुए हैं, जिससे कि बाजार प्रभावित हुआ और इस वजह से तकनीकी सेक्टर में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। वहीं वैश्विक स्तर पर रिस्क ऑफ सेंटिमेंट यानी कि निवेशक अधिक सुरक्षित और कम जोखिम वाले संपत्तियों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे कि जोखिम भरे बाजारों से पैसा निकल रहा है। और इसी के साथ विश्व आर्थिक अनिश्चितता, मुद्रास्फीति और केंद्रीय बैंक की नीतियों को लेकर सावधानी के कारण यह स्थिति बनी हुई है। तो ये जो आपका टॉपिक है वो आपका GS पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित था। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज है वर्ल्ड बिगेस्ट न्यूक्लियर प्लांट में रेज्यूम कॉर्पोरेशन, और ये आपके GS पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट से संबंधित है। तो विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र पुनः चालू होने की तैयारी है। जापान ने काशीवाज़ाकी करीवा परमाणु संयंत्र को पुनः चालू करने की स्थायी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अब एक बार इसकी पृष्ठभूमि को भी समझ लेते हैं। तो 2011 में जापान में भीषण भूकंप और सुनामी के कारण तो फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के 3 रिएक्टर पिघल गए थे, तब परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद कर दिया गया था। अब 2011 के भूकंप और सुनामी से पहले, जिसमें कि 18,000 से अधिक लोग मारे गए थे, परमाणु ऊर्जा जापान की 1/3 बिजली पैदा करती है, जबकि शेष बिजली का अधिकांश हिस्सा जो है वो जीवाश्म ईंधन से आता है। फुकुशिमा के बंद होने के बाद जो रिएक्टर हैं उनमें कई कड़े सुरक्षा मानक लागू किए गए थे और इनमें से अधिकतर पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित है और अब कुल 14 रिएक्टरों ने पुनः परिचालन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कोरियाई प्रायद्वीप के सामने
जापान सागर के तट पर 400 हेक्टेयर का काशिवाजाकी करीबा संयंत्र है और इसी के साथ मध्य जापान में स्थित इस विशाल सुविधा केंद्र में सुनामी जैसी कंडीशन के लिए 15 मीटर यानी कि 50 फुट की दीवार लगाई गई है और इसी के साथ नई विद्युत बैकअप प्रणालियां और अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न देख लेते हैं। तेजस विमान की पहली उड़ान किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1995, बी 2001, सी 2003 या डी 1984। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।